चैप्टर नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम नेपाल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड नेपाल में टू कंट्रास्टिंग जो सिचुएशंस रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन जैसे कि किस तरीके से यहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप हुई, किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन, बिल्कुल डिफरेंट जो सिचुएशंस रही हों। नेपाल हमारी नेबरहुड कंट्री है और ये नॉर्थ साइड से हमारे बॉर्डर पर टच होती है। एक बार मैं आपको इसको मैप में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इसके बिल्कुल ऊपर लाइक एडजेसेंट में नेपाल है एंड एक साइड उत्तराखंड एंड एक साइड सिक्किम है। तो ठीक है, ये बीच में नेपाल पड़ता है। अभी हमने मैप में देखा नेपाल कहाँ पर स्टैब्लिश है। अब आगे बढ़ते हैं। अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। जो नेपाल था ये एक मोनार्की कंट्री थी, अ कंट्री दैट इज़ गवर्न्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। ओके, जहाँ पर किंग और क्वीन का रूल हुआ करता था। आज के टाइम पर तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो भी डेमोक्रेटिक हैं। अब आगे जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ये द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल से लेकर ये लास्ट तक, ये आपको तब समझ में आएगा जब ये साइड में लिखा हुआ जो बॉक्स है इसकी लाइन आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ भी आ जाए। ओके, द कंट्री ऑफ नेपाल हैड विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी सकते हैं किस तरीके से लोगों के इमोशंस दिखाए गए हैं, एक स्ट्रगल दिखाया गया है, हाउ दे डिड एजिटेशन एंड स्लोगन्स ताकि वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करा सकें। नेक्स्ट है देयर वॉज अ पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 दैट स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। 1990 में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाकर वहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी एंड दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अंटिल 2002, जो कि 12 साल तक रही 2002 तक। लेकिन 2002 में फिर से वो डेमोक्रेसी उनसे छीन ली गई। अब ये किस टाइप की डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी उसको जानिए ज़रा। देखिए, जो ज्ञानेंद्र थे इनके फादर, इससे पहले तो इनके फादर ही किंग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है जहाँ पर किंग भी होते हैं और डेमोक्रेसी भी होती है। तो इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया हुआ था जो 12 साल तक रही, 2002 तक। अब 2002 में क्या हुआ, जो ज्ञानेंद्र हैं वो किंग बन गए थे। तो जो किंग ज्ञानेंद्र थे ना, इन्होंने कहा जो माओइस्ट हैं, जिसको हिंदी में माओवादी कहा जाता है, कि जो माओइस्ट है ना ये अपराइज हो रहे हैं कंट्री साइड में, और इन्होंने ये जो चीज़ें हैं ये बहाना बनाकर आर्मी की असिस्टेंस ले ली, मतलब सेना की मदद ली, और इन्होंने उनकी मदद से गवर्नमेंट के जो बहुत सारे काम थे, डिफरेंट जो काम थे जहाँ पर गवर्नमेंट का रूल होता था वो अपने कब्जे में ले लिया, वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये इन्होंने किया आर्मी की हेल्प से, और जिसमें इन्होंने माओइस्ट का बहाना बनाया था। The king then finally took over as the head of government in February 2005. अब फरवरी 2005 में क्या हुआ कि जो राजा था उसका जो शासन था बिल्कुल पूरा, मतलब शासन उसके हाथ में आ गया था, सब कुछ उसने अपने हाथ में ले लिया था ज्ञानेंद्र ने 2005 में। अब जो पूरा शासन था वो किंग के हाथ में आ गया था। इन नवंबर 2005 माओइस्ट joined other political parties to sign a 12-point agreement। जो माओइस्ट थे, माओइस्ट क्या थे, जैसे कि मैंने बताया कि दोज पीपल हु वर कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट के लिए लड़ते थे, है ना, उनके फ्रीडम के लिए लड़ते थे। तो इन्होंने क्या किया, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये मिल गए और उन्होंने 12 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया। अब आप सोच रहे होंगे ये 12 पॉइंट एग्रीमेंट है क्या। देखिए, इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिसमें ये स्टेट किया गया कि जो डिक्टेटोरियल मोनार्की है किंग ज्ञानेंद्र की, ये ना एक तरीके से नेपाल की प्रोग्रेस में हिंड्रेंस है, इम्पेडिमेंट है। इम्पेडिमेंट मतलब कि नेपाल की प्रोग्रेस ये होने नहीं दे रहे। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जो किंग ज्ञानेंद्र के अगेंस्ट थे और जिसको साइन किया गया, और जिसको साइन करने के बाद लोगों को ये लगा कि अब बहुत जल्दी हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है वो सेटअप हो जाएगी और एक पीस एंड हार्मनी भी स्टैब्लिश हो जाएगी।
इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स। लोग जो डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट करते आ रहे थे इतने सालों से, तो 2006 में इस मूवमेंट ने इमेंस फोर्स गेन कर लिया था। बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए थे, एक पीक पॉइंट आ गया था एंड डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई थी कि अब तो हम जो डेमोक्रेसी है वो लेकर रहेंगे। इट रेपिटेडली रिफ्यूज्ड द स्मॉल कंसेशंस दैट द किंग मेड। और जो किंग ने लोगों को स्मॉल कंसेशंस दिए हुए थे, लोगों ने वो भी लेने से मना कर दिए, वो भी रिफ्यूज़ कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए थी। एंड फाइनली 2006 अप्रैल में ये हुआ कि जो किंग है उसको थर्ड पार्लियामेंट जो है वो रिस्टोर करना पड़ा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्नमेंट बनानी पड़ी। 2007 में नेपाल ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इंटरिम का मतलब होता है एक टेम्परेरी बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना। जब तक फाइनल काम ना हो जाए उससे पहले कुछ टेम्परेरी बेसिस पर कुछ चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्परेरी बेसिस पर अडॉप्ट किया गया, लेकिन 2008 में वहाँ पर फाइनली डेमोक्रेसी जो है वो सेटअप हो गई थी। तो ये जो है ये सारी कहानी थी। अब आगे जैसा कि मैंने कहा कि हम इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, तो हम वो पैराग्राफ पर लेकर चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, जो कि कब अडॉप्ट किया गया था 1990 में, उसमें क्या रिफ्लेक्शन डाला गया कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी ना वो किंग के हाथ में होगी। मतलब अब रूल क्या करेंगे, वो किंग ही करेंगे। भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, किंग भी था, डेमोक्रेसी भी थी, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किंग के ही हाथ में होगी। अब अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इस चीज़ से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो जाती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर ली तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी अडॉप्ट कर सकती है और डेमोक्रेटिक भी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं वो बताते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। तो नेपाल में उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो प्रोविजंस थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किंग के ही हाथ में थी। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट फॉर सेवरल डेकेड्स टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब लोग जो थे उन्होंने डेकेड्स तक लड़ाइयाँ की, काफ़ी सालों तक लड़ाइयाँ की डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कराने के लिए। फाइनली 2006 में क्या हुआ कि जो किंग की पावर थी उसको फिनिश कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया, और हिंदी में जिसे कहते हैं बहाल कर दिया गया। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब देखिए, अब लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था ताकि नेपाल को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप कर पाएँ। अब आप देखिए 1990 में ऑलरेडी इनके पास प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब लोग चाहते थे कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए हमारे नेपाल के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी अथॉरिटी किंग के पास थी। प्लस और भी रीजंस थे कि वो नए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते थे। यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है। The reason that they don't want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country they want Nepal to be and that they have fought for. जो citizens थे, एक तो वो चाहते थे जिस कंट्री में रहना वैसी कंट्री का मतलब एक होते ना एस्पिरेशंस, जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था कि सिटीजन्स के अपने एस्पिरेशंस होते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस तरीके की कंट्री में रहें, इस तरीके की कंट्री के गोल हों। तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ भी गोल्स नहीं थे, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस कंट्री में वो रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ की थी। इसीलिए वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखवाना चाहते थे ताकि जो नेपाल है वो और प्रोग्रेसिव हो। ओके, और नए कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक जो थॉट्स हैं वो रखे जाएं, लोगों के एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाए, बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाए। तो इसी वजह से वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखवाना चाहते थे और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 2008 में फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके उसके प्रोविजंस डेमोक्रेटिक करके और 2008 में नेपाल जो है वो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश हुई। As in the game of football, in which a change in the constitutive rule will change the game altogether. देखिए, अगर आप फुटबॉल के गेम में इसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को चेंज कर दोगे, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रीवियस जो रूल्स बने हुए हैं उस रूल को चेंज कर दोगे तो सारा ही गेम चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स।
अब इसी वजह से नेपाल को भी अपने जो रूल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूटिव नियम थे इनके, या सेट ऑफ रूल्स थे, बेसिक लॉज थे, वो इनको अब चेंज करने पड़े ताकि एक नई सोसाइटी का निर्माण हो। और वो नई सोसाइटी क्या थी? मोनार्की टू डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. Although the process of writing has already been done, the constitution has already been adopted, where the provision shows that Nepal is a democratic country. और ये जो book है ये काफ़ी पुरानी है, that is why the process of writing is written over here, but the process is done now. Okay. Next है, the second important purpose of a country is to define the nature of country's political system. जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफ़ाइन करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन क्या कर रहे थे, व्हाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आंसर में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री को बहुत सारे पर्पस सर्व करता है। तो सेकंड पर्पस ये है कि ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। तो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि जो भी कंट्री है, क्या वो डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है या फिर वो कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो इस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम को कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। जिस तरीके से हमने नेपाल का भी एग्जाम्पल पढ़ा कि उसका अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है कि जो पावर है वो किंग के हाथ में है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है जो कंट्री को रूल करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है, जो देश है वो कौन चला रहा है। ओके, और फिर ये भी बताता है कि कब पर्टिकुलर कंट्री में मोनार्की थी, कब डेमोक्रेसी सेटअप हुई। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कंट्रीज़ दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं लास्ट पेज से कंटिन्यू कर देती हूँ सेंटेंस को ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इन कंट्रीज़ दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। अब जो कंट्री जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिटी को अडॉप्ट किया है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशल रोल प्ले करता है। किस तरीके से? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडलाइंस को ले आउट करता है। गाइडलाइंस जैसे कि बेसिक लॉज हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, बेसिक रूल्स हो गए। ओके, तो उसको ले आउट करता है। ले आउट करना मतलब उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसी गाइडलाइन के आधार पर सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, या सोसाइटी के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके आधार पर होता है? इन गाइडलाइंस के आधार पर होता है, या इनको मद्देनज़र रख के चीज़ें तैयार की जाती हैं। इन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. अब हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज़ करते हैं, हमारे हाथ में पावर होती है, जैसे कि एमएलए हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। ओके, और फिर ये हमारे बिहाफ पर रूल करते हैं और हमारे बिहाफ पर ये हम लोगों की एस्पिरेशंस का ध्यान रखते हैं, बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं और फिर ये रूल करते हैं। ओके, however, there is always a possibility that these leaders might misuse the authority and constitution usually provides safeguards against this. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जिन लीडर्स को हम चूज़ करते हैं, पावर तो होती है उनके हाथ में, ओके, तो वो इस पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी एक जो पर्पज़ है वो सर्व करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकी पावर को मिसयूज़ नहीं होने दे सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दिस। क्योंकि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो लेआउट होती हैं वो किस किस को फॉलो करनी पड़ती हैं? क्या सिर्फ वो आम जनता को ही फॉलो करनी पड़ती है? नहीं, वो लीडर्स को भी फॉलो करनी पड़ती है। तो उन नियम को, फंडामेंटल लॉज को, बेसिक लॉज को, सेट ऑफ रूल्स को, है ना, इन सब को फॉलो करना पड़ता है, आम जनता को भी और लीडर्स को भी। तो इसी वजह से वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, और अगर वो मिसयूज़ करेंगे भी तो उन्हें उस मिसयूज़ लाइक जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है जो लीडिंग में होगी, अगर वो मिसयूज़ करेंगे तो उसे हटाया भी जा सकता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the class situation.
बिलो। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्लासरूम का सिचुएशन दिखाया हुआ है कि अगर वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करें तो इसका रिजल्ट होगा एक ग्रॉस इनजस्टिस, मतलब लोगों के लिए अन्याय होगा। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्लासरूम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताया है कि जो सुरेश है वो क्लास का मॉनिटर है, लेकिन वो मॉनिटर ऐसा है जो दूसरों को परेशान करता है। वो एक बुली पर्सन है। बुली पर्सन मतलब दूसरे की टांग खींचना, खींचतान करना, बस यही काम होता है जिसका। तो इसी वजह से क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं वो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो क्लास का मॉनिटर है, उसके हाथ में पावर है। इसी वजह से जब भी टीचर कहीं जाती है तो उसको वो कहती है ना कि क्लास मेरे पीछे से संभाल लेना। ऐसा होता है ना, आपने यूजुअली देखा भी होगा, टीचर हमेशा आपकी क्लास में मॉनिटर को खड़ा करके चली जाती है और कहती है कि मेरे पीछे से आप क्लास को संभालना, और जो भी बोल रहा होगा, जो शोर मचा रहा होगा, उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। ये तो है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इसी वजह से जो मिसेस राव है, क्लास की टीचर है, वो अपनी क्लास को छोड़कर जाती है क्योंकि उसे कुछ काम आ गया, अर्जेंट वर्क आ गया। तो वो सुरेश को कहती है कि मेरे पीछे से आपको क्लास संभालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सुरेश अपनी पावर का मिसयूज़ करता है और वो क्लास में बिना वजह एक लड़के अनिल को छेड़ता है और उसको पिक करता है बार 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 बार। ओके, तो यहाँ पर जो सुरेश है वो कहता है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, कि आज मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। यहाँ पर अनिल इसी बात पर जवाब देता है कि पर मैंने किया क्या है, क्योंकि अनिल तो चुपचाप था। लेकिन यहाँ पर सुरेश जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। जब टीचर वापस आती है क्लास में तो वो कहता है कि मैम जब आप क्लास में नहीं थे, अनिल यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, सभी को डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में, और वो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तो यहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने किसकी बात मानी? सुरेश की, अनिल की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि सुरेश के पास पावर है और यहाँ पर पावर का मिसयूज़ किया है सुरेश ने। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अनिल को डांटती है और कहती है यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, कि तुम्हें स्कूल के बाद आज रुकना पड़ेगा, एंड राइट, और उनको कुछ लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। और उन्होंने, टीचर ने कहा कि तुमको ये लिखना पड़ेगा 100 टाइम्स दैट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं क्लास के मॉनिटर को कभी भी डिसओबे नहीं करूँगा। दैट मीन्स मैं क्लास के मॉनिटर की हमेशा सुनूंगा। बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग, लेकिन यहाँ पर अनिल कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, उसी तरीके से जो ये लीडर हैं वो भी अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है और उन सेफ गार्ड की वजह से ये अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इनको हटाया जा सकता है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत बहुत होती है। तो आप यहाँ पर ये लगाकर चल सकते हैं, जो ये सुरेश है वो एक लीडर है और जो यहाँ पर क्लासरूम के बच्चे हैं वो आम जनता है, जिन्होंने किसको चुना? एक लीडर को चुना है। लेकिन जो लीडर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपनी पावर का कोई भी लीडर मिसयूज़ करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो ग्रोस होंगे और इनजस्टिस होगा लोगों के साथ। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसे रूल्स को लेआउट करता है, ऐसे रूल्स को स्ट्रक्चर करता है कि जो एक सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं। और किस चीज़ के सेफ गार्ड के लिए? कि जो ये अथॉरिटी होती है, जिनके हाथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। और आप इस चैप्टर में जो है वो फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे। ओके, आपने जैसे याद हो तो वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक दलित राइटर थे, जिनसे स्कूल साफ करवाया जाता था, जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इनको क्लास में बिठाया नहीं जाता था, इनको बाहर क्लास में बिठाया जाता था, और सब लोग अगर दरी पर बैठते थे तो ये फर्श पर बैठते थे सीधा। तो मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो एक दलित थे। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो इक्वालिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक मेन या एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, सभी का अधिकार है समानता का, और सब इक्वल हैं बिफोर द लॉज, और किसी भी सिटीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द
बेस्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से जो एक इम्पोर्टेंट जो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा, कहीं पर किसी के साथ भी कोई जाति धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या जहाँ पर उसका जन्म हुआ है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो ये अपना टॉपिक है ख़त्म करते हैं।